गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा समुच्चय, इंग्लिश में से सेट भी बोलते हैं। और स्टूडेंट ये जो है कक्षा 11 व 12 दोनों में आपका पहला फर्स्ट यूनिट है। तो 12 के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 11वीं में से मिस कर देते हैं और उन्हें इस चैप्टर की नॉलेज नहीं होती, और 11वीं के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। तो स्टूडेंट बहुत अच्छे से इसे देखेंगे और जो भी उसे बताया जाए कॉपी में नोट कर लेंगे, और कॉपी में नोट करके बहुत अच्छे से 2 से 3 बार इसे पढ़ेंगे, और अगर ज़रूरत पड़े तो वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। समुच्चय, सबसे पहले देखते हैं परिभाषा। भिन्न भिन्न सुस्पष्ट वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। तो वस्तुएं भिन्न भिन्न होनी चाहिए, सुस्पष्ट होनी चाहिए, सुपरिभाषित यानी जिन वस्तुओं की हम बात कर रहे हैं उनका हमें पूरी तरह से ज्ञान होना चाहिए कि वो वस्तु है क्या। समूह को समुच्चय कहते हैं। और भिन्न भिन्न वस्तुओं के तो सुपरिभाषित यानी उन्हें उन वस्तुओं का हमें पूरी तरीके से पता होना चाहिए कि वो वस्तु है क्या, उनके समूह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय से रिलेटेड कुछ नोट हमने स्टूडेंट लिखा है। समुच्चय के लिए वस्तुएं, अवयव तथा सदस्य पर्यायवाची शब्द हैं। यानी जब हम समुच्चय आपको पढ़ा रहे होंगे तो हम कभी कभी वस्तुओं का यूज़, वस्तु शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, कभी कभी अवयव शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, या तो सदस्य शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम समुच्चय पढ़ा रहे हैं तो वस्तुएं, अवयव तथा सदस्य ये पर्यायवाची शब्द हैं, मतलब इनका प्रयोग एक ही तरह से होगा। चलिए स्टूडेंट आगे देखते हैं। समुच्चय को प्राय अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं। बड़े अक्षर, कैपिटल लेटर्स जैसे A, B, C, XYZ आदि। और नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जैसे ABCXYZ आदि। ओके स्टूडेंट, एक समुच्चय हम लिख के दिखा रहे हैं आपको। मान लीजिए समुच्चय A, इसे लिख सकते हैं XYZ। मान लीजिए कोई समुच्चय B, 1 2 3 4 आदि। तो इस तरह से स्टूडेंट हम समुच्चय को लिखते हैं। ध्यान रहे कि जो अवयव हैं इन्हें अवयव बोलते हैं, या हमने यहाँ बताया था आपको कि अवयव, सदस्य या वस्तुएं, इन सब ये समुच्चय के संबंध में सब पर्यायवाची शब्द हैं। तो हम समुच्चय A के ये क्या बोल सकते हैं, XYZ को समुच्चय A के सदस्य या तो अवयव या तो वस्तुएं। और ये बात ध्यान रखनी है कि समुच्चय के जो अवयव होते हैं उन्हें हमेशा मजले कोष्ठक में ही रखते हैं। जैसे यहाँ रखा गया, जैसे समुच्चय B है, ध्यान रहे कि अवयवों को हमेशा मजले कोष्ठक में ही रखा जाता है। इसके अवयव 1 2 3 4 आदि हैं। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। एक बात और स्टूडेंट, जैसे ये जो अवयव है ये समुच्चय A में है, Y भी A में है, Z भी A में है। तो आप इसे सांकेतिक रूप में कैसे लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं X belong to A। इसे बोलते हैं स्टूडेंट belongs to। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे। आप सोचे कि हिंदी में क्या कहेंगे, तो वो नहीं, बस आप इसे इंग्लिश में ही बोलेंगे belongs to। या ऐसे बोलेंगे कि X उपस्थित है A में। देखिए थोड़ा सा आपको ही बोलने में और लगेगा, अब बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। X उपस्थित है A में और इसे Y belongs to A, मतलब Y भी उपस्थित है A में और Z belong to A, Z भी उपस्थित है A में। तो इसे स्टूडेंट पढ़ते हैं belongs to पढ़ेंगे। और सोचिए कि अगर कोई अवयव नहीं है, मान लीजिए हम यहाँ ये कहें कि M बिलोंग टू ए, तो आप देखिए क्या ए में कोई
ऐसा अवयव है जो m हो, तो दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट आपको कि नहीं है, तो इसे काट देंगे, तब इसे क्या पढ़ेंगे, m a में उपस्थित नहीं है, मतलब m नॉट बिलोंग्स टू a। ऐसे ही यहाँ अगर आप देखें तो 1 बिलोंग्स टू b, 2 बिलोंग्स टू b, 3 बिलोंग्स टू b एंड 4 बिलोंग्स टू b। और अगर कोई नहीं होगा, मान लीजिए ये कहा जाएगा 5 बिलोंग्स टू b है, तो देखेगा स्टूडेंट 5 तो नहीं है, तो इसे काट देंगे और कैसे पढ़ेंगे, 5 नॉट बिलोंग्स टू b। हिंदी में बोलना चाहे तो हिंदी में बोल सकते हैं कि 5 b में उपस्थित नहीं है। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं समुच्चय को निरूपित करने की कौन कौन सी विधियां हैं। तो समुच्चय को निरूपित करने की दो विधियां स्टूडेंट हमारे पास है, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, और दूसरी को हम कहते हैं समुच्चय निर्माण रूप। ये जो आपने पढ़ा है ऊपर ए बी, ये जो समुच्चय लिखा है ये वास्तव में क्या है, ये समुच्चय का रोस्टर या सारणीबद्ध रूप है। मतलब इसे ऐसे लिखेंगे जैसे अगर हमें कोई समुच्चय लिखना है ये यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ AEIOU। मुझे पूरी आशा है कि ये जो मैंने इसके अवयव लिखे हैं आपने जरूर ऑब्जर्व किया होगा कि क्या है ये। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स के ये जो अंग्रेजी वर्णमाला है हमारी उसमें वोवेल हैं, मतलब स्वर हैं, ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। तो ये समुच्चय ए है, तो हमने अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर को सारणीबद्ध रूप में लिखा है, या तो इसे ऐसे कहिए कि रोस्टर रूप में लिखा है। तो आगे देखिए स्टूडेंट, समुच्चय निर्माण रूप में हम ये जो अवयव हैं इन्हें कैसे लिख पाते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट ए एक्स ऐसा है, ये जो स्टूडेंट ये जो आपको जो चिन्ह दिखाई दिया है इसे बोलेंगे सच दैट। सच दैट बोलेंगे, या तो हिंदी में आप बोल सकते हैं ऐसा है। एक्स यहाँ एक चर का काम करेगा, एक्स ऐसा है, मतलब अब हम उसका गुण बता देंगे, जैसे कि नाम से पता चला निर्माण रूप, या तो इसे गुण विधि भी, समुच्चय गुण विधि भी बोल सकते हैं। तो अब इसका जो भी गुण है वो हम लिख देंगे यहाँ। ये क्या है स्टूडेंट, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। अब स्टूडेंट यहाँ कभी कभी स्टूडेंट यहाँ ये जो हमने लिखा एक स्वर है, इससे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोई एक स्वर है। तो यहाँ एक स्वर की बात नहीं हो रही है, जो भी अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर है उन सब की बात हो रही है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपकी जो विधि है ये सारणीबद्ध रूप है या रोस्टर रूप आप इसे कह लीजिए, और ये जो विधि है ये समुच्चय निर्माण विधि है। ओके स्टूडेंट, आइए देखते हैं कुछ समुच्चय जो बहुत लोकप्रिय हैं, जैसे प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को किससे निरूपित करते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को n से निरूपित करते हैं। मतलब स्टूडेंट आप इसे ऐसे लिख सकते हैं n 1 2 3 4। मुझे पूरी आशा है कि आपको प्राकृतिक संख्या तो पता ही होगी, तो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय 1 से लेके अनंत तक। ऐसे ही स्टूडेंट अगर आपको पूर्ण संख्याओं का समुच्चय लिखना हो, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, तो पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को W से निरूपित करते हैं, और उसमें प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 भी आ जाता है, मतलब 0 1 2 3 और अनंत तक। आगे देखेंगे स्टूडेंट,
पूर्णांकों का समुच्चय तो पूर्णांकों के समुच्चय को हम i से निरूपित करते हैं। 0, 1, 2, 3 अनंत तक, और -1, -2, -3 ये भी अनंत तक। ऐसे स्टूडेंट परिमेय संख्याओं का जो समुच्चय होता है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, ये तो स्टूडेंट आपने सीख ही लिया होगा 9th में और 10th में, 9वीं और 10वीं कक्षा में, कि परिमेय संख्या किसे बोलते हैं। तो परिमेय संख्या के समुच्चय को Q से निरूपित करते हैं, और वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, इसे R से निरूपित करते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को R से निरूपित करते हैं। ओके स्टूडेंट, जब हम कहें कि वीडियो को पॉज कर लीजिए, तो पॉज बटन होता है, आप सभी वीडियो देखते हैं, आपको सबको पता है कि वीडियो को आप पॉज करके आप ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, जो भी बताया गया है, उसे नोट कर लेंगे, और फिर जब हम कहें कि आगे बढ़ेंगे तो वीडियो को पॉज करके पहले नोट कर लेंगे और फिर दोबारा से प्ले कर लेंगे। तो ओके स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करेंगे और जो बोर्ड पे हमने आपको बताया उसे नोट कर लेंगे। तो स्टूडेंट आइए देखते हैं समुच्चयों के प्रकार। एक बात और, अभी जो हमने कॉर्नर पे लिखा था वहाँ ये प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, पूर्ण संख्या का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय, परिमेय संख्या का समुच्चय, और ये दिखाई नहीं दे रहा था, R को कहेंगे वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो आगे देखते हैं स्टूडेंट, रिक्त समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो, कोई भी अवयव न हो। रिक्त समुच्चय कहलाता है। जैसे देख पा रहे होंगे स्टूडेंट, समुच्चय ए में कोई भी अवयव नहीं है, तो इसे हम रिक्त समुच्चय कहेंगे, और इसे फाई से निरूपित करते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, रिक्त समुच्चय को मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो उसे रिक्त समुच्चय बोलते हैं। रिक्त समुच्चय को फाई, इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट, फाई से निरूपित करते हैं। आगे देखते हैं स्टूडेंट, परिमित समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या सीमित हो, मतलब हम गिन सके। ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या सीमित हो, अर्थात गिनी जा सके। परिमित समुच्चय कहलाता है
ठीक है ना स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा हेडिंग है अपरिमित समुच्चय। तो बिल्कुल आप नाम से ही आपको पता चल गया, परिमित जिसके अवयव की संख्या सीमित हो यानी गिनी जा सके, और अपरिमित जिसके अवयव की संख्या असीमित हो मतलब गिनी ना जा सके। ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या असीमित हो, अर्थात गिनी न जा सके। अपरिमित समुच्चय कहलाता है। चलिए स्टूडेंट एक एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक कोई समुच्चय ए, 1 2 3, तो स्टूडेंट कितने अवयव है इसमें? 3, Na बराबर 3। एक ये भी बात आप नोट कर लें कि अगर आपको अवयवों की संख्या, ये समुच्चय है, पर अगर इसके पहले n लगा दें तो वो अवयवों की संख्या को निरूपित करेगा। यानी इसे पढ़ेंगे कि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या कितनी है। तो स्टूडेंट अवयव ए में अवयवों की संख्या कितनी है? 3 है। चलिए एक उदाहरण इसका ले लेते हैं अपरिमित समुच्चय का। ए या आप ये ले लीजिए उदाहरण n। तो देख लीजिए स्टूडेंट ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, और प्राकृतिक संख्याएं कितनी होती हैं ये आपको पता है कि प्राकृतिक संख्याएं असीमित होती हैं, यानी इसके अवयवों की जो संख्या है उसे आप नहीं गिन सकते। तो हम इसे क्या कहेंगे? अपरिमित समुच्चय कहेंगे। और अगर हम कहें को इसमें कितने अवयव हैं तो इनफाइनाइट मतलब अनंत, असंख्य इसमें अवयव हैं। चलिए स्टूडेंट देखते हैं आगे समान समुच्चय। समान समुच्चय किसे कहते हैं? दो समुच्चय ए व बी समान समुच्चय होंगे यदि ए के सभी अवयव बी में हो और बी के सभी अवयव ए में हो। तो स्टूडेंट आप समझ गए होंगे दो समुच्चय समान तभी होंगे, मान लीजिए दो समुच्चय ए और बी हैं, वो समान तभी होंगे अगर ए के सारे अवयव बी में हो और बी के सारे अवयव ए में हो। एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। मान लीजिए ए है 1 2 3 और बी आपका है 3 1 2। तो आप देख लें ए में 1 है, बी में भी 1 है, ए में 2 है, बी में भी 2 है, और ए में 3 है, बी में भी 3 है। तो आप कह सकते हैं ए बराबर बी। समझ गए होंगे स्टूडेंट आप कि दो समुच्चय समान तभी होते हैं जब उनके अवयव आपस में समान हो। मतलब अगर समुच्चय ए और बी हैं तो समान तभी होंगे अगर ए के सारे अवयव बी में हो और बी के सारे अवयव ए में हो। चलिए स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट उप समुच्चय। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट आपका टॉपिक है ये उप समुच्चय। तो उप समुच्चय किसे कहते हैं? देखिए कोई समुच्चय ए बी का उप समुच्चय तब होगा यदि ए के सभी अवयव
बी में हो। एक उदाहरण ले लेते हैं स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए ए है ए बी और बी आपका है ए बी सी। तो आप ध्यान से देखिएगा, ए के सारे अवयव, ए में कौन कौन से अवयव हैं, ए और बी। ए के सारे अवयव बी में हैं, ए का जो अवयव ए है वो बी में है, ए का अवयव बी ये भी बी में है, और एक और ज़्यादा भी अवयव है। तो हम ऐसी स्थिति में ए को बी का उपसमुच्चय कहेंगे। तो मैं रिपीट कर दे रहा हूँ स्टूडेंट, कोई समुच्चय ए बी का उपसमुच्चय तब होगा यदि ए के सभी अवयव बी में हैं। और इसे लिखने का ढंग क्या होगा स्टूडेंट, इसे लिखेंगे ए उपसमुच्चय है बी का, ए उपसमुच्चय है बी का। ओके, अब स्टूडेंट उपसमुच्चय में भी दो पार्ट हैं, एक तो उपसमुच्चय और एक है उपयुक्त उपसमुच्चय। उपसमुच्चय कब होगा, उपसमुच्चय का जो चिन्ह है वो होगा आपका ये वाला। आप कहेंगे जी आपने तो ये लगाया था, हाँ ये भी है, पर इसी के दो भाग हैं, उपसमुच्चय और उपयुक्त उपसमुच्चय। ये तो उपसमुच्चय के लिए प्रयुक्त होगा, यानी जब इसे क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट, ए या तो उपसमुच्चय है ए का, या तो ए या तो उपसमुच्चय बी का, या तो बी के बराबर है। यानी अगर ऐसा चिन्ह लगा है तो ये भी बात दर्शाता है कि ए उपसमुच्चय है बी का, या तो ए के अवयवों की संख्या बी से कम है या तो बराबर भी हो सकती है। पर अगर आपने ये चिन्ह लगाया है उपयुक्त उपसमुच्चय, तो इसका ये मतलब होगा कि ए के सारे अवयव बी में हैं और बी में कुछ अधिक भी अवयव हैं। तो स्टूडेंट एक और मैं बात यहाँ लिख दे रहा हूँ, ध्यान रखेंगे, ऐसी स्थिति में बी को ए का अधिसमुच्चय कहते हैं, अधिसमुच्चय। और ये उपसमुच्चय, उपयुक्त उपसमुच्चय, ये तो लिखा ही है स्टूडेंट। ये क्या है मैं दोबारा पढ़ के बता रहा हूं, ए उपसमुच्चय है या बराबर है बी के। अगर यहाँ ये उपसमुच्चय के नीचे एक लाइन और खींची है तो आप इसे क्या कहेंगे, ए बराबर है उपसमुच्चय बी का, और इससे पढ़ेंगे ए उपयुक्त उपसमुच्चय बी का। और ऐसी स्थिति में जब ये वाला चिन्ह लगा होगा तो इसका ये मतलब होगा कि ए में बी से कम अवयव हैं, और बी, इस स्थिति में बी को ए का अधिसमुच्चय कहेंगे। ए को बी का उपसमुच्चय, ए को बी का उपसमुच्चय और बी को ए का अधिसमुच्चय। मैं रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट, ए को बी का उपसमुच्चय और बी को ए का अधिसमुच्चय कहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, उपसमुच्चयों की संख्या। देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए कोई समुच्चय है आपका ए बी सी, तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या कौन कौन सी हो सकती है। देखिए स्टूडेंट, उपसमुच्चय आपने पढ़ लिया कि दो समुच्चय, कोई समुच्चय ए बी का उपसमुच्चय तब होगा जब ए के सारे अवयव बी में होंगे। तो हम यहाँ ऐसे समुच्चयों की तलाश करने वाले हैं स्टूडेंट जिसके सारे अवयव ए में हो, यानी ए के सारे उपसमुच्चय। देखिएगा A1, देखिए क्या A1 के सारे समुच्चय ए में है, बिल्कुल है स्टूडेंट। तो ये वाला इसका उपसमुच्चय होगा। A2, इसके भी सारे अवयव इसमें हैं तो ये भी उपसमुच्चय हुआ। A3, इसके भी सारे अवयव हैं तो ये भी उपसमुच्चय हुआ। A4, देखिएगा स्टूडेंट ध्यान से, यहाँ दो अवयव हैं ए बी जो कि ए में है, तो ये A4 भी उसका उपसमुच्चय हुआ ए का। A5, देखिए इसके भी सारे अवयव हैं। A6, देखिएगा स्टूडेंट BC दोनों इसमें हैं तो ये भी उपसमुच्चय हुआ। ये भी बात नोट करने की स्टूडेंट के प्रत्येक समुच्चय खुद का भी उपसमुच्चय होता है, प्रत्येक समुच्चय खुद का उपसमुच्चय होता है। और आखिरी होगा स्टूडेंट रिक्त समुच्चय। ये दोनों बात नोट कर लेंगे आप अच्छे से
कि प्रत्येक समुच्चय खुद का उपसमुच्चय होता है, रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। जो रिक्त समुच्चय है वो भी सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। तो इनकी संख्या कितनी हुई स्टूडेंट? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या हुई 8। तो ये बात आप क्या कोई कैलकुलेशन भी होती है जिससे आप ये पता कर सकें कि उपसमुच्चयों की कितनी संख्या है? तो स्टूडेंट बिल्कुल होती है। उपसमुच्चयों की संख्या का सूत्र है समुच्चय किसी समुच्चय ए के उपसमुच्चयों की संख्या ध्यान दीजिए स्टूडेंट, 2 की घात n, जहां n a में अवयवों की संख्या है। देखिए अब ये फॉर्मूला हम यहीं अप्लाई करके देखते हैं। इसमें अवयवों की संख्या कितनी है? 1 2 3। तो n कितना होगा? 3। उपसमुच्चयों की संख्या ए में उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हुई स्टूडेंट? देखिएगा 2 की घात 3। मुझे पूरी आशा है कि कम से कम ये तो आपको पता ही होगा कि 2 की घात 3 कैसे निकलता है। मतलब 2 का 3 बार गुणा करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8। आप ये गिन लीजिए, ये भी 8 है। तो किसी भी समुच्चय में अगर आपको उपसमुच्चयों की संख्या पता करनी है तो वो सूत्र होता है स्टूडेंट 2 की घात n। और n क्या है? जिस समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या पता करनी है उसमें अवयवों की संख्या। जैसे स्टूडेंट मैंने ये एग्जांपल लिया, ए के सारे उपसमुच्चय ये लिखे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, और अगर ये कितने स्टूडेंट 8 हैं, और अगर हमें ये संख्या सूत्र से पता करनी होती तो उसका सूत्र है 2 की घात n, जहाँ n किसे निरूपित करता है स्टूडेंट? n निरूपित करता है समुच्चय में अवयवों की संख्या को। तो ये हुआ n बराबर 3, a में उपसमुच्चयों की संख्या 2 की घात 3 मतलब 8। अब घात समुच्चय, किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों की संख्या का समुच्चयों का समुच्चय ही घात समुच्चय होता है। समुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। देखिएगा स्टूडेंट, जैसे अगर हम ये हमारे पास एक समुच्चय है ए वाला, इसका घात समुच्चय लिखना चाहें तो ये स्टूडेंट घात समुच्चय लिखने का संकेत है पी ए घात समुच्चय लिखने का संकेत है। तो इस घात समुच्चय ए का घात समुच्चय क्या होगा? तो स्टूडेंट परिभाषा आप देख लीजिए कि ए का घात समुच्चय क्या होगा? ए के जितने भी उपसमुच्चय हैं उनका समुच्चय। या तो इसमें कौन कौन से समुच्चय? ए है, फिर बी है, सी है, ए बी है, ए सी है और बी सी है, ए बी सी है। देखिएगा गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके जितने भी उपसमुच्चय बनते हैं उनका समुच्चय अगर एक समुच्चय में लिख दिया जाए वही घात समुच्चय होता है।
ध्यान देंगे स्टूडेंट, ये जो है ये पी के लिए खाली एक अवयव का काम करेगा, ये भी एक अवयव का काम करेगा, ये भी एक अवयव का काम करेगा, ये भी एक अवयव है, ये भी एक अवयव है, ये भी एक अवयव है और ये भी एक अवयव है। तो घात समुच्चय में ये जो समुच्चय आपको दिखाई दे रहे हैं ये घात समुच्चय में अवयव की तरह प्रयोग होंगे। तो स्टूडेंट वीडियो को पॉज करेंगे, नोट कर लेंगे। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अंतराल किसे कहते हैं। तो हमारे पास 3 तरह के अंतराल होते हैं, 4 तरह के। वो कैसे कैसे, मान लीजिए ये वास्तविक संख्या रेखा है आपकी, तो स्टूडेंट ये लिखा मैंने। अब आप सोचते होंगे कि ये क्या लिख दिया, कुछ पता तो नहीं चल रहा है। तो देखिए अब पता चलेगा आपको। ये देखिए हमने यहाँ खाली छोड़ा हुआ है, इसका मतलब ये अंतराल ऐसा है जिसमें ए और बी शामिल नहीं किए जाएंगे। और इसे कैसे हम निरूपित करेंगे, अंतराल ए से बी तक, या तो ऐसे निरूपित करेंगे स्टूडेंट ए बी। ध्यान रहे कि इसमें कौन सी संख्याएं आ जाएंगी, ए और बी को छोड़ के इनके बीच की जो सारी संख्याएं वो आ जाएंगी। ए और बी को छोड़ के सारी संख्या, इनके बीच की सभी संख्याएं इसमें आ जाएंगी। सपोज कीजिए यहाँ 7 होता, यहाँ 10 होता, तो 7 और 10 का मतलब होता, अंतराल में 7 10 का मतलब ये होता कि 7 और 10 को छोड़ के इनके बीच में जितनी भी संख्याएं हैं वो सब आ जाएंगी। और तो इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट, इसे हम खुला अंतराल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खुला अंतराल। और इसका क्या मतलब होगा स्टूडेंट, इसका मतलब होगा ऐसे, ये चिन्ह लगाएंगे ए बी, और इसका मतलब होगा बंद अंतराल, बंद अंतराल। और इसका मतलब ये होगा स्टूडेंट के मान लीजिए यहाँ, चलिए हम यही संख्या ले रहे हैं 7 और 10, तो इसका मतलब ये होगा कि 7 से लेके 10 तक, इसका मतलब होगा 7 और 10 के बीच में, इसका मतलब होगा 7 और 10 के बीच में, और इसका मतलब होगा 7 से लेके 10 तक। दोबारा समझ लीजिए स्टूडेंट, इसका मतलब होगा 7 से लेके 7 और 10 के बीच में, मतलब ए और बी के बीच में, और इसका मतलब होगा 7 से लेके 10 तक सभी संख्याएं जो भी हो सकती हैं वो सब इसमें आ जाएंगी, ए से लेके बी तक। यहाँ समझ लेंगे कि 7 से लेके 10 तक जो भी संख्याएं हो सकते हैं वो इसके बीच में आ जाएंगी। ये खुला अंतराल है, इसे बोलते हैं बंद अंतराल। तो इसे क्या बोलेंगे स्टूडेंट, देखिए ये एक तरफ से डार्क है, एक तरफ से खाली है, तो जिधर डार्क है उधर बंद अंतराल लगेंगे और इधर खुला, तो इसे कहेंगे स्टूडेंट दाएं से खुला अंतराल, दाएं से खुला अंतराल। अगर हम वही एग्जाम्पल लें यहाँ 7 और 10 वाला, तो इसका ये मतलब होगा
7 and 10, मतलब 7 से लेकर 10 के बीच, मतलब 10 शामिल नहीं होगा, 7 शामिल होगा। तो ये है दाएं से खुला अंतराल, और स्टूडेंट इसे क्या लिखेंगे, ए। ये बाएं से खुला अंतराल, बाएं से खुला अंतराल। मैं एक बार फिर बता दे रहा हूं, सर ध्यान दीजिए। ए और बी के बीच में, ए से लेके बी तक, ए और बी के बीच में, ए से लेके बी तक, ए से लेके बी के बीच, और ए से आगे बी तक, ए से आगे बी तक। चलिए स्टूडेंट सार्वत्रिक समुच्चय देख लेते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय क्या है, तो देखिए किन्हीं या ऐसे लिखिए, दो या दिए गए एक या एक से अधिक समुच्चयों के संदर्भ में ऐसा समुच्चय जो दिए गए सभी समुच्चयों का अधिसमुच्चय हो। दिए गए समुच्चयों का सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। उदाहरण देखेंगे स्टूडेंट। मान लीजिए ए एक समुच्चय है 1 2, बी एक समुच्चय है 4 5 6, सी एक समुच्चय है 10 11 12, डी एक समुच्चय है 99 100। तो ऐसा समुच्चय जो इन सब का अधिसमुच्चय हो, या तो ये कह लीजिए ऐसा समुच्चय जिस समुच्चय के ये सब उपसमुच्चय हो, यानी ए भी उस समुच्चय का उपसमुच्चय हो, सी भी उस समुच्चय का उपसमुच्चय हो, बी भी उपसमुच्चय हो, डी भी उपसमुच्चय हो, तो वो समुच्चय इन समुच्चयों के लिए सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। और सार्वत्रिक समुच्चय को U से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं स्टूडेंट? U से। तो क्या अगर हम U लिखते हैं 1 2 3, मतलब सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो देख लीजिए स्टूडेंट ए के सारे अवयव इसमें है, इसका मतलब ए उपसमुच्चय है U का, सी के भी इसमें होंगे सारे, सी उपसमुच्चय है U का, बी उपसमुच्चय है U का, डी उपसमुच्चय है U का। इसका मतलब यह है कि U इन सब का अधिसमुच्चय है, तो हम U को सार्वत्रिक इन समुच्चयों के लिए सार्वत्रिक समुच्चय कह देंगे। तो आइए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। वेन आरेख। तो अगर हम ये जो हमने बताया है इसका वेन आरेख खींचने की कोशिश करेंगे तो कैसे बन जाएगा स्टूडेंट? इसमें तो सारे समुच्चय हैं, इसमें सारे अवयव हैं, कहाँ से लेके 1 से लेके अनंत तक। ठीक है स्टूडेंट। तो अब इसमें एक अवयव है ए, एक समुच्चय है जिसमें 1 व 2 अवयव हैं, एक है बी जिसमें 4 5 और 6, 4 5 और 6 हैं,
सी जिसमें 10 11 12 10 11 और 12, डी जिसमें 9 99 100 अवयव है, बाकी सब यहाँ यू में है ही। यू में आप देख सकते हैं 1 से लेके अनंत तक सारी संख्याएं हैं। तो ये सार्वत्रिक समुच्चय अगर हम वैन आरेख खींचना चाहें, चलिए एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लीजिए ए आपका समुच्चय है ए बी और बी है ए बी सी डी, तो और यू आपका है ए बी सी और जेड तक। तो यू इसका वैन आरेख कैसे खींचेगा आप? यू इसमें तो सारे अवयव है ए से लेके जेड तक। ए में कौन सा है? ए बी है और बी में ए बी और सी डी भी है, सी डी। तो देखिएगा स्टूडेंट, ये ए है और ये बी है। देख लीजिएगा कि अगर आप बी पढ़ना चाहेंगे तो बी में ए बी सी डी, बी में सब है। अगर ए पढ़ना चाहेंगे तो ए में ए बी है और यूनिवर्सल में ए से लेके जेड तक सभी हैं। तो स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। स्टूडेंट आइए देखते हैं समुच्चयों पर संक्रियाएं, मतलब समुच्चयों में कौन कौन सी संक्रियाएं आप कर सकते हैं। तो सबसे पहली समुच्चयों में जो संक्रिया है, समुच्चयों का सम्मिलन। तो सम्मिलन कैसे है स्टूडेंट? इसे यूनियन भी बोलते हैं। मान लीजिए एक समुच्चय है ए बी सी और बी समुच्चय है ए बी ई एफ जी एच और आप इनका सम्मिलन निकालना चाह रहे हैं। ए इसे क्या बोलेंगे स्टूडेंट? ए यूनियन बी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट? यूनियन। क्या पढ़ेंगे? यूनियन। तो क्या पढ़ेंगे? ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में क्या आएगा स्टूडेंट? ए के जो हैं वो तो सभी लिख दीजिए आप, ए बी सी। ध्यान से सुनेंगे, ए के सारे अवयव आप लिख देंगे। समुच्चय के सम्मिलन में मतलब यूनियन में जो पहला समुच्चय होगा उसके सारे समुच्चय आप लिख देंगे। सारे लिख दिए आपने। और बी के वे लिखेंगे जो ए में ना आए हों। देखिए कौन कौन से आए हैं। ए आया है तो नहीं लिखेंगे, बी आया है तो नहीं लिखेंगे। कौन कौन से लिख देंगे? ई एफ जी एच, ई एफ जी एच। तो क्या अगर आप परिभाषा लिखने चाहें तो स्टूडेंट कैसे लिखेंगे? ए यूनियन बी में ए के सभी अवयव व बी के वे अवयव जो ए में न आए हों का समुच्चय। समझ में आ गया स्टूडेंट? अब देखिए स्टूडेंट, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, अगर मैं यही दो समुच्चय ले लूँ, एक है ए बी सी और दूसरा आपका है ए बी ई एफ जी एच। इनका सम्मिलन मतलब स्टूडेंट ए इंटरसेक्शन बी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ये लिखा है स्टूडेंट इंटरसेक्शन। क्या पढ़ेंगे? ए इंटरसेक्शन बी। तो इनमें जो भी कॉमन है वो लिख लीजिए। ए दोनों में आया है, बी दोनों में आया है, तो ए बी आ जाएगा। तो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ में स्टूडेंट जो कॉमन होंगे वो ले लिए जाएंगे, मतलब जो दोनों में ए में भी होगा और जो बी में भी होगा। आइए स्टूडेंट देखते हैं अंतर। अगर मैं इन्हीं दो समुच्चयों की बात करूं, ए आपका ए बी सी है और बी आपका ए बी सी डी, ए बी ई एफ जी और एच है। अगर आप स्टूडेंट निकालना चाहें ए माइनस बी, तो ध्यान देंगे स्टूडेंट, आपने पढ़ा है जब आप घटाते हैं, अंतर करते हैं, तो जिसमें से घटाते हैं उसे बड़ा मान के घटाते हैं। तो यहाँ भी यही मान के घटाएंगे
कि ए बड़ा है और बी छोटा है, तो जो भी बचना है वो किसका बचना है, जिसमें से घटा रहे हो, जो भी बचना है किसका बचना है, जो जिसमें से घटा रहे हो, यानी यहाँ जो भी बचेगा घटाने के बाद वो ए का बचेगा, बी में भले ही इससे आपको ज़्यादा एलिमेंट, ज़्यादा अवयव दिखाई दे रहे हो। तो देखिएगा स्टूडेंट, ए तो कट जाएगा, बी कट जाएगा, तो सी नहीं है उसमें, तो ए माइनस बी में आ जाएगा सी। ऐसे स्टूडेंट अगर मैं बी माइनस ए निकालना चाहूँ यहाँ से, तो ध्यान से देखेगा, जो कॉमन है उन्हें हटा दीजिए, बी ये इसमें आ रहा है, ये इसमें आ रहा है, तो जो बचने हैं वो इस बार, क्योंकि बी पहले है तो बी के बचने हैं, और कौन कौन से बचेंगे, ई एफ जी एच, ई एफ जी और एच। चलिए स्टूडेंट देखते हैं आगे। ये हो गया स्टूडेंट। अभी मैंने आपको वैन आरेख बताया था स्टूडेंट, वैन आरेख। मान लीजिए ये यूनिवर्सल सेट है, ये समुच्चय ए और ये समुच्चय बी है आपका, तो ये वाला जो पोर्शन है ये क्या हुआ, सर्वनिष्ठ हुआ, यानी कॉमन हुआ। तो इसे हम कैसे लिख पाएंगे स्टूडेंट, देखिएगा, अगर आप लिखना चाह रहे हो, ये जो है ये है ए इंटरसेक्शन बी, और हमने आपको शुरू में बताया था अगर आप n लगा दें तो उसमें अवयवों की संख्या आ जाएगी। तो स्टूडेंट अगर आप निकालना चाहें एन ए माइनस बी, तो आपका हो जाएगा एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अगर आप एन बी माइनस ए निकालना चाहें तो एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा आपका। अगर आप एन ए यूनियन बी निकालना चाहें तो आपका हो जाएगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो स्टूडेंट ये जो अभी मैंने बताया इसके अकॉर्डिंग वैन आरेख के ये फॉर्मूले आपके, ये सूत्र हैं और इन्हें आपको याद कर लेना है। तो स्टूडेंट आपके मतलब कक्षा 11 के पहले अध्याय में, पहले चैप्टर में जो भी सूत्र हैं वो मैंने सब बता दिए हैं। अब हमें करने रह गए इसकी एक्सरसाइज हम करेंगे। मैंने शुरू में कहा था कि ये 11 के लिए भी, फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी और सेकेंड ईयर वालों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सेकेंड ईयर वालों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट मिस कर देते हैं इस चैप्टर को या भूल जाते हैं। अब जब आप सेकेंड ईयर में इस चैप्टर को पढ़ना चाहेंगे तो आपको ये जो सारी बेसिक टर्म्स हैं, समुच्चय के जितने भी बेसिक टर्म हैं, आधारभूत संक्रियाएं हैं समुच्चय की, उन सब की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर वाले भी, सेकेंड ईयर वाले यानी 11वीं और 12वीं वाले ही दोनों इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना है। सारे जो मूलभूत संक्रियाएं हैं, परिभाषाएं हैं, वो मैंने समझाने की कोशिश की है, वो सब आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।